नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का चैनल प्रेप नोवा में। मध्यकालीन भारत का इतिहास मेडाइवल हिस्ट्री की इस सीरीज़ में आज जो हम टॉपिक कवर करने जा रहे हैं वो है दिल्ली सल्तनत, इसके प्रशासन, स्थापत्य, साहित्य एवं मिसलेनियस सवालों का ये एक 50 MCQs की वीडियो रहने वाली है, जिसमें डिटेल में एक्सप्लेनेशन होगा और ऑप्शंस के साथ साथ आज कुछ एक क्वेश्चंस में थोड़ा सा बदलाव किया गया रूटीन में। जैसे मैं वन लाइनर्स ही शेयर कर रही थी, आज मैंने थोड़ा सा ऑप्शन वाइज किए हैं जो कि आजकल के एग्ज़ाम्स में बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। और इस टॉपिक से आपको दिल्ली सल्तनत का इस टॉपिक के साथ में कंप्लीट कवर हो जाएगी, क्योंकि पहले मैं ऑलरेडी एक वीडियो डिटेल में डिस्कस कर चुकी हूँ जिसमें मैंने इसके शासकों के बारे में डिस्कस किया था। आज हम इसकी प्रशासन और इसके स्थापत्य के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना समय को गवाए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए, इक्ताधारक भूमि का स्वामी नहीं होता था। ऑप्शन बी, इक्तादार सामान्यतः स्थानांतरणीय होती थी। 3 नंबर, इक्तादार को प्राप्त समस्त राजस्व अपने पास रखने का अधिकार था। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको पढ़ाया था, क्वेश्चन नंबर 1 का सबसे पहले हम ऑप्शन 1 जिक्र करें, अगर इक्ताधारक भूमि का स्वामी नहीं होता था, तो ये सवाल एकदम सही है, क्योंकि इक्तादार भूमि का स्वामी नहीं होता था, बल्कि उसको केवल प्रशासन, राजस्व संग्रह और सैन्य दायित्व निभाने के लिए इक्ता दी जाती थी। मतलब भूमि का एक जो टुकड़ा दिया जाता था उसको इक्ताधारक यानी इक्तादार बोलते थे। ऑप्शन बी है, इक्ता सामान्यतः स्थानांतरणीय होती थी। तो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जब कोई इसका स्वामी नहीं है तो ऑब्वियसली ये ट्रांसफरेबल होगी। तीसरा, इक्तादार को प्राप्त समस्त राजस्व अपने पास रखने का अधिकार था। तो ये जवाब बिल्कुल गलत है, क्योंकि इक्तादार को समस्त राजस्व किसको देने का था? राज्य को देने का अधिकार होता था। यानी कि ये हो गया गलत, ये सही है, ये सही है। तो हमारे कौन से कथन सही हुए? केवल 1 और 2। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से किस अधिकारी का कार्य सैनिकों का निरीक्षण, घोड़ों की जांच तथा सेना का संगठन था? ऑप्शन ए, दीवान वजारत। ऑप्शन बी, दीवान अर्ज। सी, दीवान इंसा। डी, बारीद ए मुमलिक। तो इक्ता प्रणाली को निम्न में से जो दीवान ए अर्ज होते थे, यानी दीवान अर्ज, ये कौन होते थे? सैन्य विभाग के प्रमुख होते थे। दीवान ए अर्ज सैन्य विभाग के प्रमुख होते थे। ठीक है, इनका काम क्या होता था? घोड़ों पे दाग लगवाना, सैनिकों का हुलिया बनाना, सेना का निरीक्षण करना, ये सब कार्य किसके होते थे? दीवाने अर्ज के। अब दोस्तों, यदि आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि घोड़ों पे दाग और हुलिया, सैनिकों का हुलिया और घोड़ों पे दाग की जो प्रणाली थी, इसको किसने लागू किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में ये कठोरता से लागू की गई थी। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से किस सुल्तान ने इक्तादारों पर नियंत्रण स्थापित करने हेतु नियमित स्थानांतरण एवं लेखा परीक्षण की नीति अपनाई थी? तो ऑप्शन ए, इल्तुतमिश। बी, बलबन। सी, अलाउद्दीन खिलजी। डी, फिरोज शाह तुगलक। तो ऑप्शन सी, अलाउद्दीन खिलजी ने इक्तादारों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए नियमित स्थानांतरण एवं लेखा परीक्षण की नीति अपनाई थी। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? दीवान वजारत का संबंध वित्त विभाग, दीवान अर्ज सैन्य विभाग, दीवान ए रसालत विदेश एवं धार्मिक मामले, दीवान ए इंसा न्याय विभाग। तो दोस्तों, दीवान ए वजारत वित्त विभाग से संबंधित था, ट्रू है। दीवान अर्ज हमने अभी पढ़ा, सैन्य विभाग से होता था। दीवान ए रसालत यानी जो विदेश और धार्मिक मामलों को देखते थे उनको दीवान ए रसालत कहा जाता था। लेकिन जो दीवान ए इंसा होती थी उसका संबंध न्याय विभाग से ना होकर के किससे होता था? पत्राचार से। दीवान ए इंसा का संबंध, तो यानी कि सही सुमेलित नहीं है दीवान ए इंसा। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से किस शासक के समय बाजार नियंत्रण नीति प्रशासनिक सुधारों का महत्वपूर्ण अंग बनी? ऑप्शन ए, बलबन। बी, अलाउद्दीन खिलजी। सी, फिरोज शाह तुगलक। डी, सिकंदर लोदी। तो बाजार नियंत्रण व्यवस्था अलाउद्दीन खिलजी के प्रशासनिक सुधारों का एक महत्वपूर्ण अंग बनी थी।
अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण व्यवस्था को लागू किया था, जिससे कि वो वस्तुओं के मूल्य पर नियंत्रण रख पाए, राशन व्यवस्था को भरपूर रख पाए, अपनी प्रजा के हिसाब से जमाखोरी को रोका, व्यापारियों पर निगरानी की। तो ये सब उनके काम जो हुए, ये प्रशासनिक सुधार, ये क्यों हो पाए? क्योंकि उन्होंने बाजार नियंत्रण व्यवस्था को लागू किया था। क्वेश्चन नंबर 6, ऑप्शन ए, दाग प्रणाली घोड़ों से संबंधित थी। बी, चेहरा प्रणाली सैनिकों की पहचान से संबंधित थी। तो दोस्तों अभी हमने क्वेश्चन डिस्कस किया था कि दाग प्रणाली घोड़ों से संबंधित और चेहरा प्रणाली या हुलिया सैनिकों की पहचान से संबंधित थी। तो इसका जवाब ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों सही हैं। क्वेश्चन नंबर 7, दिल्ली सल्तनत में खालसा भूमि का उद्देश्य मुख्यतः क्या होता था? क्वेश्चन नंबर 7 का है ऑप्शन ए, धार्मिक संस्थाओं को दान देना। बी, इक्तादारों को पुरस्कृत करना। सी, सुल्तान की प्रत्यक्ष आय सुनिश्चित करना। डी, सैनिकों को वेतन देना। तो दोस्तों खालसा भूमि का उद्देश्य होता था सुल्तान की प्रत्यक्ष आय को सुनिश्चित करना। अब खालसा भूमि क्या भूमि होती थी? तो दोस्तों खालसा भूमि वह भूमि होती थी जिससे प्राप्त राजस्व सीधे शाही खजाने में जाता था। खालसा भूमि में क्या होता था? राजस्व कहाँ जाता था? सीधे शाही खजाने में। ये क्या होती थी? खालसा भूमि। दूसरा, ये किसी भी इक्तादार के नहीं दी जाती थी। ये इक्तादार को नहीं दी जाती थी। ठीक है, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से किस स्मारक में पहली बार वैज्ञानिक ढंग से सच्चे मेहराब का स्पष्ट प्रयोग दिखाई देता है? ऑप्शन ए, कुवत्तुल इस्लाम मस्जिद। बी, अलाउद्दीन का झोपड़ा। सी, अलाई दरवाज़ा। डी, इल्तुतमिश का मकबरा। तो दोस्तों सच्चे मेहराब या ट्रू आर्क का जो एक एग्जाम्पल बेहतरीन दिखाई देता है, ये दिखाई देता है अलाई दरवाज़ा में। अलाई दरवाज़ा जिसकी स्थापना 1311 ईस्वी में कराई गई थी। कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि अलाई दरवाज़ा का निर्माण किसने कराया था। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से किस स्थापत्य में भारतीय एवं इस्लामी शैलियों का प्रारंभिक समन्वय सर्वाधिक स्पष्ट दिखाई देता था? ऑप्शन ए, तुगलकाबाद। बी, अलाई दरवाज़ा। सी, कुतुब इस्लाम मस्जिद। डी, फिरोज शाह कोटला। तो दोस्तों इसका सही जवाब है कुतुब इस्लाम मस्जिद। ये दिल्ली की पहली मस्जिद थी जिसके निर्माण में अनेक हिंदू और जैन मंदिरों के स्तंभों का क्या किया गया था? यूज़ किया गया था। इसीलिए इसमें भारतीय इस्लामी स्थापत्य का क्या मिलता है? समन्वय दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से कौन सा ग्रंथ अमीर खुसरो के द्वारा रचित नहीं है? ऑप्शन ए, खज़ाइन उल फतूह। बी, तुगलकनामा। सी, नूर सिपहिर। डी, तबकात-ए नासिरी। तो दोस्तों अमीर खुसरो द्वारा रचित नहीं है तबकात-ए नासिरी, क्योंकि इसकी रचना किसने की थी? मिन्हाज उस सिराज। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित का सही काल अनुक्रम या क्रोनोलॉजी चूज़ कीजिए। तो नंबर 1, कुतुब मीनार का निर्माण कब शुरू होता है? 2, अलाई दरवाज़ा कब बनता है? सी, तुगलकाबाद का निर्माण। और 4, फिरोज शाह कोटला। तो दोस्तों अगर हम याद करें तो कुतुब मीनार का जो निर्माण है वो शुरू कराया था 1199 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। अलाई दरवाज़ा 1311 ईस्वी, तुगलकाबाद 1321 ईस्वी, फिरोज शाह कोटला 1354 ईस्वी में शुरू करवाया गया था। ठीक है, तो अब हम इसको क्रोनोलॉजी के हिसाब से अगर सेट करेंगे तो इसका सब सही जवाब बनेगा, ये बनेगा ऑप्शन ए, यानी कि ऑलरेडी ये 1 2 3 4 क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ही सेट है। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से किस ग्रंथ में अलाउद्दीन खिलजी की विजयों का वर्णन मिलता है? तो ऑप्शन ए, तबकात-ए नासिरी। बी, खज़ाइन उल फतूह। सी, तारीख-ए मुबारक शाही। डी, फुतूहात-ए फिरोज शाही। तो दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी की विजयों का वर्णन खज़ाइन उल फतूह में मिलता है और इस ग्रंथ की रचना किसने की थी? अमीर खुसरो। क्वेश्चन नंबर 13, बलबन ने सजदा एवं पारबोस की परंपरा को राजकीय गरिमा से जोड़ा। उसने जिल-ए-इलाही की अवधारणा को भी बल दिया। तो दोस्तों इसके
सही जवाब है ऑप्शन सी। देखिए, अगर जब हमने बलबन को पढ़ा था तो हमने पढ़ा था उसमें कि बलबन ने सजदा एवं पाबोस की परंपरा को राज की परंपरा से जोड़ा था। सजदा क्या होता था? झुक के अभिवादन करना, और पाबोस होता था पैर चूमना। जिल्ले इलाही, क्योंकि बलबन क्या बोलते थे कि जो सुल्तान की गरिमा या सुल्तान के जो भी आदेश हैं वो किसके हैं? ईश्वर की अवधारणा है या ईश्वर के ही आदेश होते हैं और इनका पालन करना सभी के लिए अनिवार्य है। रक्त और लोह की नीति भी बलबन के द्वारा ही अपनाई गई थी। वो इसीलिए क्योंकि ये ईश्वर की, मतलब जो भी इनका काम होता था उसमें मानते थे कि ईश्वर के ही द्वारा किया जा रहा है। तो जिल्ले इलाही की अवधारणा को बलबन ने ही बल दिया था। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से किस सूफी संत के प्रमुख शिष्य अमीर खुसरो थे? ऑप्शन ए मोइनुद्दीन चिश्ती, ऑप्शन बी निज़ामुद्दीन औलिया, सी बाबा फरीद, डी कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। तो दोस्तों, निज़ामुद्दीन औलिया सूफी संत के प्रमुख शिष्य रहे थे अमीर खुसरो। अमीर खुसरो ने फ़ारसी के साथ साथ हिंदवी भाषा के विकास में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया, और उनकी जो रचनाएं थी इसमें सूफी विचारधारा बेहद थी। क्यों? क्योंकि वो निज़ामुद्दीन औलिया के क्या थे? प्रमुख शिष्य थे। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से कौन सा कथन दिल्ली सल्तनत के प्रशासन के संबंध में सर्वाधिक उपयुक्त है? ऑप्शन ए, प्रशासन पूर्णतः विकेंद्रीकृत था, ऑप्शन बी, प्रांतीय शासकों को पूर्ण स्वतंत्रता थी, ऑप्शन सी, सुल्तान प्रशासन का सर्वोच्च केंद्र था तथा सभी विभाग उसके प्रति उत्तरदायी थे, ऑप्शन डी, प्रशासन का नियंत्रण केवल उलेमाओं के हाथ में होता था। तो दोस्तों, दिल्ली सल्तनत के प्रशासन के बारे में यदि हम जानें तो सब इसके लिए क्वेश्चन में प्रशासन पूर्णतः विकेंद्रीकृत था। तो दोस्तों, प्रशासन पूर्णतः विकेंद्रीकृत नहीं था। यदि प्रशासन पूर्णतः विकेंद्रीकृत होता तो 1398 में तैमूर लंग आक्रमण नहीं करते, आपसी फूट नहीं होती, है ना, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या अलाउद्दीन खिलजी नहीं करते, आपस में किसी भी तरीके का डिस्प्यूट नहीं होता। तो यानी कि शासन तो पूर्णतः विकेंद्रीकृत नहीं था। तो ये तो हमारा ऑप्शन कट ही गया। फिर आता है प्रांतीय शासकों को पूर्ण स्वतंत्रता। तो बिल्कुल भी नहीं थी, सत्ता केवल सुल्तान के हाथ में होती थी। सुल्तान प्रशासन का सर्वोच्च केंद्र था तथा सभी विभाग उसके प्रति उत्तरदायी होते थे। बिल्कुल ये सही जवाब है। और प्रशासन का नियंत्रण केवल उलेमाओं के हाथ में था। नहीं, उलेमा मतलब धर्मगुरु जो होते हैं उनके हाथों में नहीं था। तो इसका ऑप्शन सी, यानी सुल्तान प्रशासन का सर्वोच्च केंद्र था और सभी विभाग उसके प्रति उत्तरदायी होते थे। क्वेश्चन नंबर 16, अलाउद्दीन खिलजी ने भूमि मापन के आधार पर लगान निर्धारण का प्रयास किया। उसने दोआब क्षेत्र में राज्य का प्रत्यक्ष नियंत्रण बढ़ाया। उसने इक्तादारों को राजस्व वसूली में पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान की। तो दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी ने भूमि मापन के आधार पर लगान निर्धारण का प्रयास किया था। ये एकदम क्वेश्चन सही ऑप्शन है। उसने दोआब क्षेत्र में राज्य का प्रत्यक्ष नियंत्रण बढ़ाया था। ये भी इसका ऑप्शन सही है, क्योंकि उसने दोआब क्षेत्र में राज्य के प्रत्यक्ष नियंत्रण को बढ़ा के अपनी राजस्व व्यवस्था को मजबूत किया था। अब 3 ऑप्शन है कि उसने इक्तादारों को राजस्व वसूली में पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान की। नहीं, उसने इक्तादारों को पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान नहीं की थी। इक्तादार किसके प्रति उत्तरदायी थे? अपने सुल्तान के प्रति। तो ये जवाब गलत है। तो यानी कि इसका ऑप्शन 1 और 2 ये कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से किस शासक के शासनकाल में गुप्तचर व्यवस्था सर्वाधिक प्रभावी मानी जाती है? ऑप्शन ए इल्तुतमिश, बी अलाउद्दीन खिलजी, सी फिरोज शाह तुगलक, डी इब्राहिम लोदी। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17 का जवाब है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में जो गुप्तचर व्यवस्था थी वो बहुत ही ज़्यादा प्रभावी मानी जाती है, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी ने गुप्तचर व्यवस्था के लिए युक्त किए थे जो अधिकारी, उनका नाम देते थे वो बारिद और मुन्हियान। बारिद और मुन्हियान जैसे अधिकारी उनका नाम दिया जाता था। क्वेश्चन नंबर 18, दीवान ए बंदगान दास विभाग से संबंधित है, दीवान ए खैरात दान विभाग से संबंधित है, दीवान ए कोही कृषि विभाग से संबंधित है। तो दोस्तों, दीवान ए बंदगान दास विभाग से संबंधित है, सही जवाब है। दीवान ए बंदगान की स्थापना किसने की थी? फिरोज शाह तुगलक ने। और दीवान ए खैरात यानी लोक कल्याणकारी विभाग, ये भी फिरोज शाह तुगलक ने। देन आता है दीवान ए कोही यानी
कृषि विभाग। तो कृषि विभाग मोहम्मद बिन तुगलक ने बनाया था। दीवाने को ही किसने बनाया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने। तो इसलिए इसका जो ऑप्शन सही नहीं है वो कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन 3। तो 3 वाला ये भी कट, ये भी कट, ये भी कट, तो यानी कि 1 और 2। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से किस स्थापत्य स्मारक में लाल बलुआ पत्थर एवं संगमरमर का संयुक्त रूप से प्रयोग प्रारंभिक रूप से दिखाई देता है? ऑप्शन ए कुतुब इस्लाम मस्जिद, बी अलाई दरवाजा, सी तुगलकाबाद किला, डी फिरोज शाह कोटला। ऑप्शन बी अलाई दरवाजा। अलाई दरवाजा जिसका निर्माण 1311 ईस्वी में कराया गया था, ये सल्तनत कालीन स्थापत्य कला का एक उत्कृष्ट नमूना माना जाता है, जिसमें पहली बार लाल बलुआ पत्थर और संगमरमर का क्या किया गया था? यूज़ किया गया था। क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से कौन सा ग्रंथ ज़ियाउद्दीन बरनी के द्वारा रचित नहीं है? ऑप्शन ए तारीख ए फिरोज शाही, बी फतवा ए जहांदारी, सी तबकात ए नाशरी, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर इसका आंसर है सी तबकात ए नासरी। पहले भी आया है, तबकात ए नासरी की रचना मिनहाजुस सिराज ने की थी। ज़ियाउद्दीन बरनी ने जो प्रमुख अपनी रचनाएं थी, तारीख ए फिरोज शाही, फतवा ए जहांदारी। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित घटनाओं का सही कालानुक्रम चुनिए। चहलगानी दल का गठन। ऑप्शन 1 चहलगानी दल का गठन, रजिया का शासन, बलबन का शासन और खिलजी वंश की स्थापना। तो दोस्तों सबसे पहले चहलगानी दल का जो गठन है वो किसने किया था? इल्तुतमिश ने। ठीक है, उसके बाद रजिया का शासन आता है, ये इनकी बेटी हैं, और रजिया के बाद फिर बलबन का आता है, और बलबन के बाद फिर खिलजी वंश का शासन स्थापना हो जाती है। तो ऑप्शन ए 1 2 3 4। निम्न में से किस शासक ने स्वयं को जिल्ले इलाही या ईश्वर की छाया के रूप में प्रतिष्ठित करने का प्रयास किया? तो ऑप्शन ए इल्तुतमिश, बी बलबन, सी अलाउद्दीन खिलजी, डी मोहम्मद बिन तुगलक। तो जिल्ले इलाही की जो अवधारणा थी इसको धारण किया था बलबन ने। बलबन ने राजसत्ता को देवीय स्वरूप से जोड़ने का प्रयास किया था। क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में से किस स्थापत्यिक शैली की प्रमुख विशेषता ढलवा दीवारें हैं? ऑप्शन ए गुलाम वंश, बी खिलजी वंश, सी तुगलक वंश, डी लोदी वंश। तो इसका सही जवाब है तुगलक शैली की। तुगलक शैली, तुगलक स्थापत्य की जो प्रमुख विशेषताएं थी उसमें वो क्या थी? ढलवा दीवारें और मोटी एवं मजबूत दीवारें। इसके अलावा किलानुमा निर्माण ये लोग करवाते थे। ठीक है, गयासुद्दीन तुगलक का जो मकबरा है वो इसका एक उत्कृष्ट उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 24, अमीर ए खुसरो ने फारसी एवं हिंदवी दोनों भाषाओं में रचनाएं की, उन्हें तूत ए हिंद कहा जाता है। तो इसके ऑप्शन में है केवल 1, केवल 2, केवल 1 और 2, यानी कि ऑप्शन सी। अमीर खुसरो ने फारसी और हिंदवी दोनों भाषाओं में रचनाएं की थी। फारसी चूँकि निज़ामुद्दीन औलिया के क्या थे? शिष्य, और इन्हें तूत ए हिंद कहा जाता है। तूत ए हिंद को बोलते हैं भारत का बुलबुल। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने उलेमाओं को प्रभाव को सीमित रखने का प्रयास किया था? ऑप्शन ए इल्तुतमिश, बी बलबन, सी अलाउद्दीन खिलजी, डी फिरोज शाह तुगलक। दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी ने जो उलेमा थे उनके प्रभाव को सीमित रखने का प्रयास किया था। अलाउद्दीन खिलजी का कहना था कि शासन धार्मिक कानून यानी शरिया के बजाय किससे चलता है? राज्य हित से चलना चाहिए। तो उन्होंने उलेमाओं के प्रभाव को सीमित किया। क्वेश्चन नंबर 26, कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ए अलाई दरवाज़ा अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह कोटला, फिरोज शाह तुगलक, तुगलकाबाद, मोहम्मद बिन तुगलक, कुतुब इस्लाम मस्जिद, कुतुबुद्दीन ऐबक। तो दोस्तों अलाई दरवाज़ा का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने कराया था, ट्रू। फिरोज शाह कोटला ने फिरोज शाह तुगलक, बिल्कुल सही।
लेकिन तुगलकाबाद का निर्माण मोहम्मद बिन तुगलक ने नहीं बल्कि गयासुद्दीन तुगलक ने कराया था। कुतुबुल इस्लाम मस्जिद कुतुबुद्दीन ऐबक, यानी कि इसका ऑप्शन सी सही है। निम्न में से किस ग्रंथ में सल्तनत कालीन समाज एवं राजनीति का आलोचनात्मक वर्णन मिलता है? ऑप्शन ए खज़ाइन उल फुतूह, ऑप्शन बी फतवा ए जहांदरी, ऑप्शन सी तबकात ए नासरी, ऑप्शन डी नूह सिपीहर। तो ऑप्शन बी फतवा ए जहांदरी। फतवा ए जहांदरी जिसकी रचना ज़ियाउद्दीन बरनी ने करी थी, उनके ग्रंथ में सल्तनत कालीन समाज एवं राजनीति का आलोचनात्मक वर्णन मिलता है। क्वेश्चन नंबर 28, मोहम्मद बिन तुगलक ने सांकेतिक मुद्रा जारी की और 2 उसकी सफलता का प्रमुख कारण राज्य का कठोर नियंत्रण था। तो दोस्तों इसका ये तो जवाब सही है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने सांकेतिक मुद्रा जारी की, लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक के जो शासनकाल था उसमें कठोर नियंत्रण तो नहीं था। तो यानी इसका जो कथन सही है वो केवल एक सही है। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से किस शासक के समय नहर निर्माण, बाग एवं लोक कल्याणकारी कार्यों को विशेष प्रोत्साहन मिला? ए गयासुद्दीन तुगलक, बी फिरोज शाह तुगलक, सी सिकंदर लोदी, डी बहलोल लोदी। दोस्तों ऑप्शन बी फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में नहर निर्माण, बाग और लोक कल्याणकारी कार्यों को बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन मिला था। इसीलिए फिरोज शाह तुगलक को क्या बोलते हैं? सबसे बड़ा लोक निर्माण कर्ता कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, निम्न में से कौन सा कथन दिल्ली सल्तनत की प्रशासनिक व्यवस्था के संबंध में सर्वाधिक उपयुक्त है? ऑप्शन ए सभी प्रांत पूर्णतः स्वतंत्र थे, इक्तादार केवल न्यायिक अधिकारी होते थे, सी केंद्रीय प्रशासन विभिन्न दीवानों के माध्यम से संचालित होता था, डी सुल्तान का प्रशासन पर सीमित नियंत्रण था। तो दोस्तों इसका जवाब है, इसमें सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं। सभी प्रांत पूर्णतः स्वतंत्र होते थे। तो सभी प्रांत जो थे वो पूर्णतः स्वतंत्र तो नहीं थे, क्योंकि उस पर अंतिम शासन सुल्तान का होता था। इक्तादार न्यायिक अधिकारी नहीं बल्कि भूमि के राजस्व को वसूलने वाले होते थे। केंद्रीय प्रशासन विभिन्न दीवान के माध्यम से संचालित होता था, ट्रू। सुल्तान का प्रशासन पर सीमित नियंत्रण था, नो। यानी कि इसका जो सही जवाब है वो है सी। क्वेश्चन नंबर 31, बलबन ने नियाबत ए खुदाई की अवधारणा को बढ़ावा दिया। उसने चहलगानी तुर्क ए चहलगानी की शक्ति को समाप्त किया। उसने सीमांत सुरक्षा के लिए किले के निर्माण एवं पुनर्निर्माण पर बल दिया। तो इसका जवाब है बलबन ने नियामत ए खुदाई की अवधारणा को बढ़ावा दिया, ट्रू। उसने तुर्क ए चहलगानी की शक्ति को समाप्त किया, ट्रू। उसने सीमांत सुरक्षा के लिए किलों के निर्माण एवं पुनर्निर्माण पर बल दिया, ये भी ट्रू है। इस पे किलों के निर्माण और पुनर्निर्माण पर बल दिया था उसने मंगोल आक्रमण से बचाने के लिए। तो इसके तीनों ऑप्शन सही हैं, ऑप्शन 1, 2 एंड 3। क्वेश्चन नंबर 32, कुतुब मीनार का निर्माण प्रारंभ, अलाई दरवाजा का निर्माण, तुगलकाबाद की स्थापना, फिरोज शाह कोटला का निर्माण। तो दोस्तों कुतुब मीनार का जो निर्माण है वो 1199 ईस्वी में शुरू हो जाता है और अलाई दरवाजा का निर्माण 1311 ईस्वी में होता है। तुगलकाबाद की स्थापना 1321 में होती है। फिरोज शाह कोटला का निर्माण जो है ये 1354 में शुरू होता है फिरोज शाह के द्वारा, 1354, ठीक है। तो इसके जो सही ऑप्शंस रहेंगे वो रहेंगे ऑप्शन 1, 2, 3 और 4, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 33, निम्न में से किस ग्रंथ में अलाउद्दीन खिलजी की दक्षिण विजय का उल्लेख मिलता है? ऑप्शन ए तबकात नासरी, बी खज़ाइनुल फुतूह, सी फुतुहात फिरोज शाही, डी तारीख मुबारक शाही। तो खज़ाइनुल फुतूह में अलाउद्दीन खिलजी की दक्षिण विजय का उल्लेख मिलता है, जिसकी रचना अमीर खुसरो ने की थी। क्वेश्चन नंबर 34, मिन्हास उस सराज, तबकात ए नासरी, ज़ियाउद्दीन बरनी, फतवा ए जहांदरी, अमीर खुसरो, नूह सिपह।
तो इनमें जब बताना है कि इसमें से कौन सा युग्म सही सुमेलित है, तो ऑप्शन डी, तीनों ही सही सुमेलित हैं। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से किस शासक ने अमीरों की शक्ति सीमित करने के लिए वैवाहिक संबंधों, मद्यपान एवं निजी समारोहों पर नियंत्रण लगाया था? तो ऑप्शन ए इल्तुतमिश, बी बलबन, सी अलाउद्दीन खिलजी, डी फिरोज शाह तुगलक। ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया? अमीरों की शक्ति को कम करने के लिए मद्यपान पर नियंत्रण लगाए, वैवाहिक समारोहों पर अपनी निगरानी रखी, अपनी जो गुप्तचर व्यवस्था थी उसको मजबूत किया, निजी मेलजोल को उन्होंने क्या किया? सीमित किया। इन सब कारणों के कारण ही उनके जो शासनकाल था उसमें विद्रोह की संभावनाएं बहुत ही कम रही थी। क्वेश्चन नंबर 36, अलाई मीनार का निर्माण पूर्ण नहीं हो सका। इसका निर्माण कुतुब मीनार से ऊंची मीनार बनाने के उद्देश्य से प्रारंभ किया गया था। तो दोस्तों, अलाई मीनार का निर्माण पूर्ण नहीं हुआ और इसका निर्माण कुतुब मीनार से ऊंची मीनार बनाने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। तो इसके ऑप्शन दोनों ही सही हैं। क्वेश्चन नंबर 37, निम्न में से कौन सा स्मारक तुगलक स्थापत्य शैली का सबसे सर्वश्रेष्ठ उदाहरण माना जाता है? ऑप्शन ए अलाई दरवाज़ा, बी कुतुब मीनार, सी गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा, डी अढ़ाई दिन का झोंपड़ा। तो दोस्तों, गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा तुगलक स्थापत्य शैली का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण माना जाता है। 38, दीवान ए वजारत सैन्य विभाग, दीवान ए अर्ज राजकीय पत्राचार, दीवान ए इंसा, इन सबको मतलब हमें इनसे मैच करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं दीवान ए वजारत। दीवान ए वजारत का संबंध है वित्त विभाग से, यानी कि ए का सी, 1 के साथ में सी। तो अगर हम देखिए 1 के साथ सी में हमारे 2 ऑप्शंस बन रहे हैं, तो यानी कि ये हमारे ऑलरेडी कट हो गया। उसके बाद है दीवान ए अर्ज। दीवान ए अर्ज क्या होता था? सैन्य विभाग से संबंधित होता था। दीवान ए अर्ज का संबंध था सैन्य विभाग से, यानी कि 2 में ए होना चाहिए। तो 2 का ए, ठीक है, तो ये भी हमारा ऑप्शन कट हो गया। तो इस तरीके से तो हम ऑप्शन एलिमिनेशन के साथ कर सकते हैं पेपर में, अगर हम इन चारों में से कोई एक भी आता है, 2 भी आते हैं। बट लेकिन हमें यहाँ चूँकि हम इसको पढ़ रहे हैं समझने के लिए, तो दीवान ए वजारत का संबंध था वित्त विभाग से, दीवान ए अर्ज सैन्य विभाग से, दीवान ए इंसा, दीवान ए इंसा किससे संबंधित थी? राजकीय पत्राचार से, और दीवान ए रसालत विदेशी एवं धार्मिक मामलों से संबंधित थी। दोस्तों, ये क्वेश्चन मतलब आप एकदम रट लो, दिमाग में भर लो अच्छे से, क्योंकि एग्ज़ाम में हर साल किसी न किसी एग्ज़ाम में तो ज़रूर ही पूछा जाता है, चाहे 1 लाइनर में आ जाए, चाहे मिलाने के लिए 4 ऑप्शंस में आ जाए, कैसे भी, बट पूछते ज़रूर हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 39, निम्न में से किस सूफी संत के साथ अमीर खुसरो का सर्वाधिक निकट संबंध था? ए मोइनुद्दीन चिश्ती, बी बाबा फरीद, सी निज़ामुद्दीन औलिया, डी शेख सलीम चिश्ती। तो दोस्तों, सूफ़ी संत अमीर खुसरो का सूफ़ी संत निज़ामुद्दीन औलिया के साथ बहुत ही घनिष्ठ संबंध था। क्वेश्चन नंबर 40, फिरोज शाह तुगलक ने दीवान ए हैरात की स्थापना की, उसने दीवान ए बंदगान की भी स्थापना की, और उसने सिंचाई हेतु अनेक नहरों का निर्माण कराया। तो इसके ऑप्शन तीनों ही सही हैं, क्योंकि दीवान ए हैरात की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने गरीब और विधवाओं एवं अनाथों के लिए की थी। ठीक है, और दीवान बंदगान की स्थापना उसने दासों के लिए की, और अनेक नहरों का निर्माण कराया। बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से किस शासक ने टोकन मुद्रा एवं राजधानी दोनों परिवर्तन प्रयोग किए थे? ए अलाउद्दीन खिलजी, बी मोहम्मद बिन तुगलक, सी फिरोज शाह तुगलक, डी सिकंदर लोदी। ऑप्शन बी मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने सबसे पहले जो राजधानी परिवर्तन की, दिल्ली से कहाँ लेके चले गए राजधानी अपनी? ये दौलताबाद। उसके बाद इन्होंने टोकन मुद्रा को यूज़ किया था। क्वेश्चन नंबर 42, निम्न में से कौन सा कथन एकता व्यवस्था के संबंध में सही नहीं है? ऑप्शन ए एकता भूमि का स्वामित्व प्रदान करती थी, बी एकतादार राजस्व संग्रह करता था, सी एकता प्रशासनिक एवं सैन्य दायित्वों से जुड़ी थी, डी एकता का स्थानांतरण संभव था।
इक्ता भूमि का स्वामित्व प्रदान करती थी। पढ़ते आ रहे हैं हम, फिर भी हम ये सवाल एग्जाम में देखना ज़रूर गलत हो जाता है, क्योंकि छोटे छोटे कॉन्सेप्ट ध्यान से एकदम उतर जाता है। इसलिए जब ऑप्शन अटैम्प्ट कर रहे हो पेपर में क्वेश्चन को आप, तो ऑप्शन को हमेशा ध्यान से पढ़ो, 2 बार पढ़ो। इक्ता भूमि का स्वामित्व प्रदान करती थी, बिल्कुल नहीं करती थी। इक्तादार राजस्व संग्रह करता था, नहीं करता था, इकट्ठा करता था और किसको देता था? सुल्तान को। इक्ता प्रशासनिक एवं सैन्य दायित्वों से जुड़ी हुई थी, तो इक्ता प्रशासनिक एवं सैन्य दायित्वों से जुड़ी थी, नहीं। इक्ता का स्थानांतरण संभव था, तो इक्ता का स्थानांतरण तो होता था। ठीक है, अब बात किसकी आ रही थी? इसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा था कि निम्न में से कौन सा कथन इक्ता व्यवस्था के संबंध में सही नहीं है? अच्छा, सही नहीं है पूछा था, सॉरी, चलो हम इसको उल्टा अटैम्प्ट कर दिए, इसको हम दोबारा देखते हैं। ये भी ध्यान रखना है, सही है सही नहीं है। तो इक्ता भूमि का स्वामित्व प्रदान करती थी, तो स्वामित्व तो प्रदान करती नहीं थी। ये राजस्व इकट्ठा करते थे, दायित्वों से जुड़ी थी, स्थानांतरण संभव था क्योंकि स्वामित्व होता नहीं था इसलिए स्थानांतरण होता था, तो यानी कि ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 43 इनका सही कालक्रम बताने के लिए। इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक। सबसे पहले ये जानने के लिए क्रोनोलॉजी में हमें पता होना चाहिए कि इल्तुतमिश कब से कब गद्दी पे था, तो यानी कि 1211 से 1236 तक इल्तुतमिश ने राज किया। बलबन 1266 से 1287 तक अपनी गद्दी पर बैठे। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने 1325 से 1351 तक शासन किया। फिर मोहम्मद बिन तुगलक गलत कर दिया इसको मैं, यहाँ पे दोबारा देखते हैं। 1211 से 1236 ये आते हैं ऐबक के बाद। फिर आते हैं बलबन। बलबन आए 1266 से 1287 तक। फिर आते हैं अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316 तक। उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल रहता है 1325 से 1351 तक। ठीक है, तो क्रोनोलॉजिकली ऑर्डर में तो ये अपने सेट ही है, 1 2 3 4 में लिखे हुए हैं, लेकिन हमें ध्यान रखना है कि इल्तुतमिश ने शासन किया कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद, ये तुरंत आ जाते हैं 1211 से 1236। उसके बाद बलबन आते हैं, फिर अलाउद्दीन खिलजी, फिर मोहम्मद बिन तुगलक का शासन आता है, यानी कि गुखित सलम। और क्वेश्चन नंबर 44, निम्न में से किस ग्रंथ को दिल्ली सल्तनत के राजनीतिक चिंतन का महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है? फतवा ए जहांदरी, खजाइन उल फतूह, तबकात ए नाशरी, नुह सिपीहर। तो फतवा ए जहांदरी को दिल्ली सल्तनत की राजनीतिक चिंतन का महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है। क्वेश्चन आता है कि फतवा ए जहांदरी की रचना किसने की? तो दोस्तों कई बार मैं बता चुकी हूँ, ज़ियाउद्दीन बरनी ने फतवा ए जहांदरी की रचना की थी। क्वेश्चन नंबर 45, निम्न कथनों में से बताना है कि कौन सा सही है। तो ऑप्शन ए डिस्कस करते हैं पहले इसके फैक्ट्स को, यानी कि कथन्स को। दिल्ली सल्तनत में सुल्तान सर्वोच्च कार्यपालिका था। दिल्ली सुल्तान में सुल्तान सर्वोच्च कार्यपालिका होता था, उसके बिना तो कुछ भी नहीं होता था। ट्रू। न्याय का अंतिम स्रोत भी सुल्तान ही होता था। बिल्कुल। सभी केंद्र विभाग सीधे सुल्तान के अधीन काम करते थे। ट्रू। तो यानी कि तीनों ही ऑप्शन इसके सही हैं। क्वेश्चन नंबर 46, निम्न में से किस स्थापत्य में इस्लामी मेहराब एवं भारतीय स्तंभ शैली का मिश्रण सर्वाधिक स्पष्ट है? ऑप्शन ए कुतुल इस्लाम मस्जिद, बी अलाई दरवाज़ा, सी तुगलकाबाद, डी गयासुद्दीन तुगलक। तो इस्लामी मेहराब एवं भारतीय स्तंभ शैली का सर्वाधिक स्पष्ट जो मिश्रण मिलता है ये कुतुल इस्लाम मस्जिद के अंदर मिलता है, किसमें? हिंदू और जैन मंदिरों के मिक्सचर है। दिल्ली सल्तनत की पहली मस्जिद भी मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 47, अमीर खुसरो, तुगलकनामा, ज़ियाउद्दीन बरनी, तारीख़ फ़िरोज़ शाही, मिन्हाज उस सिराज, तबकात ए नशरी, शम्स ए सिराज अफ़ीफ़, फतवा ए जहांदरी। तो शम्स ए सिराज अफ़ीफ़ ये युग्म जो है वो क्या है? सही तरीके से सुमेलित नहीं है। शम्स ए सिराज सफ़ीफ़ जो है इसकी रचना किसने की थी? ज़ियाउद्दीन बरनी ने।
और फतवा ज़ादरी की भी ज़ियाउद्दीन बर्नी ने की थी, यानी कि दोनों उनकी रचनाओं को ही आपस में दे दिया। क्वेश्चन नंबर 48, निम्न में से किस शासक के शासनकाल में राज्य की आय को बढ़ाने के उद्देश्य से दोआब क्षेत्रों में करों में वृद्धि की जाती है? ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन सी फ़िरोज़ शाह तुगलक, ऑप्शन डी सिकंदर लोदी। तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में राज्य की आय को बढ़ाने के लिए क्या किया जाता है? दोआब क्षेत्र में करों की वृद्धि की जाती है, जिससे किसानों की जो उपज थी वो तो सारा जितना भी बना वो लेके चले गए राजा की शासक में, जो राजा के वो आते थे दूत। लेकिन किसानों को इससे क्या हुआ? भारी आर्थिक बोझ पड़ा और फिर उनके बीच आपस में विद्रोह रहे, और मोहम्मद बिन तुगलक का जो शासनकाल था वो बहुत ज़्यादा केंद्रीकृत नहीं था। तो क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। अमीर खुसरो ने हिंदवी भाषा के विकास में योगदान दिया। उन्हें तूत ए हिंद कहा जाता है। वो केवल बलबन के दरबार से जुड़े हुए थे। तो दोस्तों, अमीर खुसरो ने हिंदी भाषा के योगदान में योगदान दिया था, बिल्कुल ट्रू। तूत ए हिंद कहते थे भारत की बुलबुल, सही है। केवल बलबन के दरबार से जुड़े थे, ऐसा तो नहीं है, क्योंकि वो उनका जिक्र अलाउद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी इनके समय में भी आता है, तो ये गलत है। तो ऑप्शन ए और 1 और 2 का ऑप्शन सही। क्वेश्चन नंबर 50, निम्न में से कौन सा कथन दिल्ली सल्तनत की प्रशासनिक व्यवस्था की सबसे उपयुक्त विशेषता को व्यक्त करता है? ए प्रशासन पूर्णतः सामंतवादी एवं विकेंद्रीकृत था। बी सुल्तान की शक्ति केवल धार्मिक मामलों तक सीमित थी। सी केंद्रीकृत प्रशासन में विभिन्न दीवानों के माध्यम से शासन संचालित होता था तथा अंतिम अधिकार सुल्तान के पास होता था। डी प्रांतीय शासक सुल्तान से पूर्णतः स्वतंत्र थे। तो अब हम एक बार फिर से इसके ऑप्शंस डिस्कस करें। प्रशासन पूर्णतः सामंतवादी एवं विकेंद्रीकृत था, तो ये नहीं था। सुल्तान की शक्ति केवल धार्मिक मामलों तक सीमित थी, ऐसा नहीं था। केंद्रीकृत प्रशासन में विभिन्न दीवानों के माध्यम से शासन संचालित होता था तथा अंतिम अधिकार सुल्तान के पास होता था, यानी कि ट्रू। प्रांतीय शासक सुल्तान से पूर्णतः स्वतंत्र थे, बिल्कुल नहीं थे। तो इसमें सही जवाब ऑप्शन सी। इसके अलावा एक बार और फिर एक मिनट में मैं कुछ इम्पॉर्टेंट डिस्कस कर लेती हूँ इस पूरी PDF से। इक्ता व्यवस्था को इल्तुतमिश ने संगठित किया। दाग और चेहरा प्रणाली का जिक्र आता है, जो कि अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा शुरू की जाती है। बाजार नियंत्रण नीति अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू की और इसको बलबन ने ख़त्म किया। टोकन मुद्रा एवं राजधानी परिवर्तन बलबन ने मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में शुरू होता है। दीवान ए खैरात और दीवान ए बंदगान, इन दोनों को किसने बनाया था? फ़िरोज़ शाह तुगलक ने बनाया था। सजदा, पाबोस एवं जिल्ले इलाही की अवधारणा बलबन के काल से संबंधित है। और एक सवाल आता है कि भारतीय इस्लामी स्थापत्य का जो एक मिक्सचर मिलता है वो किस एक उसमें मिलता है, रचना में? तो कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद, ये स्थापत्य कला का सबसे बेहतरीन मिश्रण है, जो कि भारतीय इस्लामी मिक्सचर है हिंदू और जैनों का। तूत ए हिंद अमीर खुसरो को कहा गया। फतवा ए ज़ादरी और तारीख ए फ़िरोज़ शाही, इन दोनों की रचना किसने की थी? ज़ियाउद्दीन बर्नी ने। तो ये बहुत मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो वनडे एग्ज़ाम में तो ऑलमोस्ट पूछ ही लिए जाते हैं, बहुत बार पूछ लिए जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों, ये MCQs की जो PDF है, ये आप हमारे टेलीग्राम चैनल प्रेप नोवा फॉर यू से डाउनलोड कर सकते हैं, और टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। इसके अलावा हमारे इस चैनल पे करंट अफेयर्स, NCERT अभी 6 क्लासेस स्टार्ट हो रखी है हिस्ट्री के लिए, इसकी एक सीरीज़ चल रही है, तो आप वो सब भी देखना ना भूलें। और यदि आप हमारे वीडियोस को पसंद कर रहे हैं, जो हम आपके लिए एफ़र्ट्स कर रहे थे, आप उसको समझ पा रहे हैं, हमारे समझाने का तरीका आपको पसंद आ रहा है, तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्माइलिंग एंड कीप स्टडी। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।